Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now we are back with the new series of this chapter. चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप हिंदी में वैश्वीकरण बोलते हैं। क्लास 12th का चैप्टर 9 है ये, और क्लास 12th की वर्ल्ड वाली बुक का ये लास्ट चैप्टर है। इस वीडियो के अंदर हम कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का 9th चैप्टर, उसका हम MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपको पूरी तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन चाहिए तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर आपको फ्री में अवेलेबल नोट्स चाहिए तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भाई उसका कमेंट ज़रूर करिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट हमारे पास उन चीज़ों के आएंगे, हम उसके ऊपर भी जल्द ही चीज़ों को डिलीवर करके दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, कि जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन यही बताने की कोशिश करा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आइडियाज़ होते हैं, जो आइडियाज़ का प्रवाह, दैट मीन्स फ्लो होता है, फ्लो ऑफ आइडिया, वो असल में कहाँ तक क्या कहते हैं जाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। देखिए, वैश्वीकरण एक तरीके की ऐसी विचारधारा है जो सही मायने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। कहने का मतलब, अगर कोई एक कंट्री है, मान लीजिए कि A नाम की कोई कंट्री है और B नाम की कोई कंट्री है, अगर वैश्वीकरण नहीं होता, यानी कि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, तो A कंट्री B कंट्री के साथ कभी व्यापार नहीं कर पाती। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही हो गया कि जब किसी भी आइडिया का फ्लो हो अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज़ में, यानी कि नेशनल बाउंड्री के पार जाना, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, अगर उससे कोई भी चीज़ पार चली जाए तो उसे ही हम जो आइडिया ऑफ फ्लो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन का, वो इसके अंदर यूज़ होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट है। तो वैश्वीकरण के अंदर, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर, विचारों को, थॉट्स को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजते हैं, और इसमें विचार ही नहीं, पैसा, शक्ति, लेबर, पूंजी, सब कुछ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। यानी कि मैं कह सकूं, अगर आज भारत जो है एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एग्जांपल के लिए जैसे कि आप YouTube से हमारे चैनल के थ्रू एक नई नॉलेज ले रहे हैं और इस चैप्टर के बारे में जान पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी YouTube के लोगों ने भारत को दी, या एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें भारत को एक्सेस होने का इसमें था। तो इसे ही कहीं ना कहीं हम वैश्वीकरण का नाम भी दे सकते हैं, कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक प्लेस पे थी लेकिन वो नेशन के दूसरे प्लेस पे भी गई, तो इसे हम वैश्वीकरण का नाम देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक वैश्वीकरण का एक चित्र है। वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक जोड़ दिया है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की, कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म असल में ये है क्या, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको बताना है वर्ल्ड सोशल फॉर्म की पहली बैठक कब हुई थी। तो आप देख सकते हो जनवरी 2001 के अंदर इसकी पहली बैठक हुई थी, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसको इसी टाइम पे फॉर्म करा गया था। इनका मेन मोटिव यही रहता है हमेशा, यानी कि मेन जो इनका मोटो है, दैट मीन्स किसी चीज़ को करने का क्षमता, वो यही है, अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। यानी कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म का मतलब यही है कि दूसरे संसार की बनने की संभावना है, जो 2001 में ये बना था। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 4th है, यानी कि 2nd का 4th आंसर है। अगर बात कर ले क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वर्ल्ड सोशल फॉर्म कि पहली बैठक कौन से राज्य में हुई थी, यानी सॉरी कौन से कंट्री के अंदर हुई थी। तो आप देख सकते हैं ब्राज़ील इज़ अ कंट्री जहाँ पे वर्ल्ड सोशल फॉर्म की पहली बैठक जो थी वहाँ पे हुई थी। तो इसे हिंदी में विश्व सामाजिक मंच भी बोला जाता है। 4था क्वेश्चन, वैश्वीकरण के अंदर वैश्वीकरण के कारण भारत में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो वैश्वीकरण की वजह से भारत को मिल पाई है। तो आप देख सकते हो कोका कोला और पेप्सी जो वैश्वीकरण की वजह से हमारे भारत में बिक रही है। कुछ सोनी ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या जो भी, या मैं बोल सकता हूँ फॉरेन टीवी चैनल, या सभी। तो कहने का मतलब यही कि वैश्वीकरण की वजह से ये सारी चीज़ें भारत को मिल पा रही है, इसलिए इसका आंसर जो है 4 है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर दिए गए सभी आंसर। वैश्वीकरण की वजह से आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आपके लिविंग स्टैंडर्ड में, आप देख सकते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भी वैश्वीकरण की वजह से भारत को ये चीज़ें एक्सेस हो पाती है ना। तो इसका सही आंसर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। भारत ने एक नई तरीके की आर्थिक नीति को लागू किया था, जैसे इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से बुलाया। तो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत की कब गई थी? 24 जुलाई 1991 में। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, जिसमें कोशिश यही करा गया था कि इन्वेस्टमेंट हो, एक्सपेंडिचर हो, जिसमें से पब्लिक सेक्टर, फूड, फर्टिलाइजर, सब्सिडीज, इंक्रीज और इन इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें सरकार ने 1991 के बाद शुरू कर दी थी। और आप देख सकते हो इसका आंसर थर्ड है, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ब्रांच लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन थी। इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है देन आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, आपको वहाँ वीडियो मिलेगी। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से हमने हर चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस प्रकार का जो वैश्विक बाजार है, जिसमें आप देखते हैं पूंजी और उसके साथ टेक्नोलॉजी और गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रभाव होते हैं। दैट मीन्स अगर ग्लोबलाइजेशन के भी पार्ट अलग अलग हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सारी ग्लोबलाइजेशन पढ़ी थी, लेकिन आपको बताना है कि फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी और गुड्स ये कौन से वैश्वीकरण का पार्ट है। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप आर्थिक वैश्वीकरण बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की बात कर लेते हैं। 1986 से लेके 87 के बीच में जो इंडिया का जो फिक्शल डेफिसिट था वो कहाँ तक टच कर गया था। तो जीडीपी हमारी 86 से लेके 87 के बीच में जो ग्रोथ हुई थी वो 9% जीडीपी हमारी ग्रोथ हुई थी, जो अभी तक आई थिंक सबसे हाईएस्ट है। अगर आपको लगता है कि हमारी जीडीपी इससे ऊपर भी गई थी तो मुझे कमेंट करिए और ये बताइए कि कितनी जीडीपी गई थी और उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी, इसे फाइंड आउट करिएगा। हालांकि एट प्रेजेंट टाइम कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से आप देख सकते हो कि हमारी जीडीपी माइनस में गई हुई है। हमारी जीडीपी जो माइनस में गई हुई है वो कितनी जीडीपी माइनस में है आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की बात कर लेते हैं कि इंडिया जो था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे था क्या। कॉलोनियल पीरियड का मतलब ये हो गया कि जिस टाइम पे 1858 के बाद अंग्रेज़ों ने हमारी कंट्री के अंदर पूरी तरीके से हमें गुलाम बना के राज करना चालू कर दिया, और अंग्रेज़ों के लिए वो एक उपनिवेशितवाद काल था। दैट मीन्स ऐसा काल जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत को एक कॉलोनी बना रखी थी और इसे ही ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल पीरियड बोला। ठीक है, तो इसमें ही बताना है कि उस टाइम पे इंडिया जो था वो था क्या, मतलब इंडिया करता क्या था। क्या इंडिया पहला ऐसा देश था उस टाइम पीरियड पे जो कच्चे माल का आयातक था, दैट मीन्स इम्पोर्टर था, या वो तैयार जो माल होते थे उसको क्या कहते हैं निर्यात करता था और कच्चा माल भी निर्यात करता था, ये था, या वो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स और इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल था, या एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल। दैट मीन्स इनमें से आपको बताना है कि उपनिवेशित काल के टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि हम लोग एक्सपोर्टर थे, हम लोग कच्चे माल के निर्यातक थे, और उस टाइम पीरियड पे हम जो प्राइमरी गुड्स होते थे उन्हें भी बेचा करते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ कॉटन के बारे में। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन दूसरी कंट्री में बहुत बेचा था और उससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, उदारीकरण का मतलब क्या होता है भाई। उदारीकरण, क्योंकि 1991 के बाद हमने लिबराइजेशन अपनाया था, तो लिबराइजेशन का मतलब होता क्या, यानी कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है, तो रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द रिस्ट्रिक्शंस। दैट मीन्स उदारीकरण का मतलब होगा कि जब कोई सामान बाहर से, मान लीजिए कोई ए कंट्री है वो बी कंट्री के अंदर कोई सामान को बेचना चाहती है, तो बेचते समय सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और ना ही रिस्ट्रिक्शन रहेगा, तो उसे ही उदारीकरण की नीति कही गई है। ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। यानी कि मान लेते हैं कि अगर बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में कुछ सामान आ रहा है, कोई टेक्नोलॉजी आ रही है जो उन्हीं के दामों पे बिक रही है, मतलब उस कंट्री के दाम से जिस कंट्री से वो आ रहा है, तो उसे ही लिबराइजेशन बोला गया है, अगर सरकार उसमें कोई इंटरफेरेंस ना करे। हालांकि इससे नुकसान भी होता है भारत को, लेकिन क्या करें, हमें लिबराइजेशन करना पड़ेगा अगर हमें ट्रेड करना है तो, इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड सोशल फारम, तो इसका मुख्यालय, दैट मीन्स इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर ब्राज़ील के अंदर है, यानी कि दैट मीन्स इसका मुख्यालय वहाँ पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश है, तो ऑल यू नो दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका तीसरा आंसर है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन्हीं की है। अब इनका कितना जीडीपी है आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2020 के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। विश्व यहाँ पे बताया हुआ है वर्ल्ड सोशल फॉर्म जो है उसकी लास्ट मीटिंग, लास्ट बैठक कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो आप देख सकते हैं इसकी लास्ट बैठक जिनेवा में हुई थी जो स्विट्जरलैंड के अंदर है 2020 के अंदर इसकी लास्ट बैठक अभी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। WTO ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आप ये देख सकते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO को आप देखते हैं 1 जनवरी 1995 को इसको फाउंड किया गया था। और एज यू ऑल नो दैट सबसे पहले इसका नाम WTO नहीं रखा गया था। अगर आप सभी को पता है कि WTO का पहला पुराना नाम क्या है, इफ़ यू नो दैट गाइज प्लीज़ कमेंट एज दैट। इससे हमें ये पता चलता रहेगा कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ और कितनी डेडिकेशन के साथ हमारी वीडियो देख रहे हैं और साथ में उसका रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की, कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ WTO ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट टाइम। विश्व व्यापार संगठन जो किसी भी देश के कायदे कानून को तय करता है कि उस कंट्री में व्यापार कैसा होना चाहिए, उसका एट टाइम उस टाइम पे अध्यक्ष कौन है। यानी कि इसमें समय समय पे जो अध्यक्ष हैं, जैसे आप चेयरमैन बोलते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम पे कौन है आप देख सकते हो, रोबर्टो एल्जेवेडो। तो थोड़ा सा अजीब सा नाम है, माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ये ब्राज़ीलियन है और एट प्रेजेंट टाइम पे ये क्या कहते हैं आप देख सकते हैं जो WTO है उसके अध्यक्ष बने पड़े हैं। सिंस क्या कहते हैं 2013 से टिल 2020 तक इनकी पोस्ट पे बरकरार है। और WTO इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वो ब्राज़ीलियन डिप्लोमेट के द्वारा एट प्रेजेंट टाइम पे चलाया जा रहे से अब रोबर्टो अजेवेडो के नाम से इसे पुकारते हैं। तो दिस इज़ द आंसर एंड द 14 क्वेश्चन आंसर इज सेकंड। तो आप इसको सही टिक करेंगे सेकंड को। दूसरा बात कर लेते हैं, भारत में पहली बार फाइनेंशियल क्राइसिस कब हुआ था। तो हमें वो बताना है। भारत में पहली बार फाइनेंशियल क्राइसिस 1991 के टाइम पीरियड में हुआ था, जिसे आप बहुत तगड़ी तरीके से वित्तीय संकट के नाम से जानते हैं। 1991 के टाइम पीरियड पे सबसे पहली सरकार 1990 के टाइम पीरियड में गठबंधन की सरकारें आई थी और लगभग 2000 तक हमारे भारत में लगभग 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलती रही थी। कोई भी सरकार परमानेंट तरीके से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज सेड द प्रोविजन इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री, यानी कि अन्य देशों को आयात को प्रतिबंधित किए जाने को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई ए कंट्री है और वो बी कंट्री के साथ व्यापार कर रही है और बी कंट्रियां अब ए कंट्री को कोई भी सामान इंपोर्ट करने के लिए बी में अलाउ नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है और ये ग्लोबलाइजेशन से कैसे रिलेट करता है। मान लेते हैं अब इंडिया की, मान लीजिए कि इंडिया एक कंट्री है और इंडिया के व्यापार जो है चाइना से काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है अन्य देशों से आयात को प्रतिबंधित करना, यानी कि चाइना से अगर कोई सामान इंडिया के अंदर आ रहा है, इसको अगर रोक दिया जा रहा है तो उसे कहा क्या जाता है, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में इसको कहा क्या जाता है। और अगर वो प्रतिबंध किया जा रहा है तो इससे इंडिया की इकोनॉमिक या इंडिया की मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे हिंदी बोलते हैं इसकी संरक्षणवाद, इंग्लिश में से बोलते हैं प्रोटेक्टिनिज्म। प्रोटेक्टिनिज्म का मतलब ये हो गया कि संरक्षणवाद। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि चाइना से कोई सामान आती है, एग्जाम्पल के लिए आप बोलते हो यार चाइना के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, स्पेशली मान लो कि हम लड़ियाँ लेते हैं दिवाली के टाइम पे जो ज़्यादा चाइना से बनती है, और हम कहते हैं कि नहीं यार हमें चाइना से लड़ी नहीं लेनी चाहिए, हमें इंडियंस के जो क्राफ्ट पर्सन है उनसे हमें दिए खरीद लेने चाहिए जो इंडिया के अंदर ही बनते हैं, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड द संरक्षणवाद नीति। इसमें होता यही है
है कि हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं इस चीज़ को अपनाने के बाद, ताकि जो डोमेस्टिक हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ हो सके और हमारी जीडीपी इससे बूम हो सके, समझ रहे हैं। इसीलिए संरक्षणवाद की नीति जो है डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लेवल पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। भारत विश्व बैंक के अंदर कब, विश्व बैंक कह रहा हूँ, WTO के अंदर शामिल कब हुआ। हालांकि WTO तो 1995 में बन चुका था, लेकिन भारत कब शामिल हुआ आप देख सकते हैं 1995 के अंदर ही। WTO इसका नाम 1995 में जाके पड़ा था, लेकिन इससे पहले इसका नाम कुछ और था, यानी कि WTO पहले ही बन चुका था, बट भारत उसमें 1995 के अंदर 1 जनवरी में शामिल हुआ था, ठीक है ना। तो पहले इसका ये बन गया था 1948 के अंदर, इसका नाम गेट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा आयातक जो देश है वो कौन सा है। तो ऑल यू नो दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, सामान को खरीदता है, आयात करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट एक्सपोर्टर मतलब निर्यात करने वाला देश सबसे बड़ा पूरे विश्व में कौन सा है। तो दोस्तों वो आप जानते हैं चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा माल बनाती है और सबसे ज़्यादा निर्यात यानी कि बेचती है। आयात करने के लिए अमेरिका सबसे बड़ा है, भारत भी उससे छोटा है। लेकिन यहाँ पे चाइना का मेन फ़ायदा ये होता है कि चाइना मास लेवल पे चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब जिस तरीके से इंडिया के अंदर अगर देखा जाए कि कोई फ़ोन 3 घंटे के अंदर एक फ़ोन जाके तैयार होता है, वहाँ चाइना के अंदर 3 घंटे के अंदर वो कम से कम 300 फ़ोन को तैयार कर सकते हैं, इवन 3000 तक। तो इसीलिए उनकी जो बनाने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। WTO अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट है, भारत भी इसके अंदर पार्ट ले चुका है। ऐसी बहुत सी कंट्री है जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेंट करा हुआ है। हालांकि ये 1948 के अंदर बन चुका था, लेकिन 1995 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया था। लेकिन WTO के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेंस चलता किसका है, हावी कौन देश है। तो आप देखते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये जो है ना सबसे ज़्यादा डोनेट करता है WTO को। चाइना से भी ज़्यादा ये जो वर्ल्ड बैंक WTO है उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की चलती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि WTO के अंदर अगर कोई भी नीतियाँ बनती है वो अमेरिका के अगेंस्ट में जाके नहीं बन सकती। सो गाइज दिस इज़ द 20 टॉप क्वेश्चंस ऑफ MCQ एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। और हमारी वीडियो कैसी लगी अपना रिस्पॉन्स दे के सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही अब नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।